राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। अगर आप नीतीश कुमार का ट्रैक देखें तो वो कई बार उनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी, समाजवादी सोच वाली पार्टियों से होती है। वो जनता दल से शुरू होती है। लालू यादव उनके घनिष्ठ मित्रों में से रहे। लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, इन सब की तिकड़ी रही है। लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने बिहार पर लंबे समय से राजनीति की है। और नीतीश कुमार फैसले लेने में तेजी दिखाते हैं। उनको समझदार राजनीतिक नेता कहा जाता है। कहा जाता है कि उनको अनुभव हो जाता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। क्या है नीतीश कुमार का अब फिर से प्लान? रामविलास जी अब नहीं रहे, लेकिन उनको भी कहा जाता था कि उनको पता चल जाता था कि केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है और अगली 5 साल की देश की राजनीति कैसी होगी। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू का भी अगर आप देखें तो दोस्ती और दुश्मनी करने में वो भी माहिर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत पर आप नजर डालें तो उनके ससुर से उन्होंने अपनी सत्ता छीनी थी। उनके ससुर सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने, चंद्रबाबू नायडू ने गच्चा दिया और पार्टी तोड़ दी और वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, शोहरत पाई, लेकिन एक बार बीच में गुमनामी में गए। उसी तरह से आप देखें तो चिराग पासवान रामविलास जी के लड़के हैं। पिछली बार उनकी भी पार्टी टूट गई थी और इन्हीं तीनों नेताओं के कंधे पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है। तो अब ये कौन गारंटी लेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल चलेगी? सोचिए, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। एक तो ये सरकार न तो 2014 वाली बीजेपी की सरकार है, न ही ये 2019 वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है। दरअसल ये 2024 वाली मिली जुली एनडीए की सरकार है। पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। वो क्या करने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। उनको पता है कि किस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी का समर्थन, अंदरूनी समर्थन था। कभी जगन मोहन रेड्डी साफ बीजेपी के साथ नहीं आए थे, लेकिन अंदरूनी समर्थन ने मुस्लिम समाज का वोट हिला, अलग कर दिया उनसे। अब सोचिए, उसके बाद एससी समाज का वोट अलग हुआ, पिछड़ा भी वोट अलग हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले जगन मोहन रेड्डी हवा में उड़ गए और वहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार आ गई। इससे चंद्रबाबू नायडू जरूर सबक ले रहे हैं उनके ध्यान में। और सोचिए, अभी हाल के दिनों में क्या हुआ। एक तो मुस्लिम नाराज, बाबा साहब के अपमान ने अमित शाह को चारों तरफ से घेर दिया है। एससी समाज के भी लोग नाराज हैं और जाति जनगणना आरक्षण की मांग ओबीसी का मुद्दा है और उससे भी बीजेपी घेर रही है। तो चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने अपने ससुर को राजनीतिक रूप से गच्चा दिया था, वो कब पाला बदल ले, इसकी गारंटी कौन लेगा? अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान के पिताजी भी राजनीतिक दशा दिशा को नापने और भांपने में माहिर माने जाते थे। कहा जाता है कि चिराग पासवान में भी एक काबिलियत कूट कूट कर भरी है। रामविलास पासवान की आइडियोलॉजी कभी बीजेपी से मैच नहीं करती थी, लेकिन राहुल गांधी की लगातार अपेक्षा, सोनिया गांधी का अहंकार, आपको याद होगा जब यूपीए 1 की सरकार थी तो मिलीजुली सरकार थी। उसमें लालू यादव थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, रामविलास पासवान थे, अर्जुन सिंह जैसे लोग थे। लेकिन यूपीए 2 में जैसे ही कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई, कांग्रेस ने अपना अहंकार दिखाना शुरू किया और मुलायम सिंह यादव को किनारे किया गया, बीएसपी को किनारे किया गया। आप देखेंगे उस दौर में किस तरह से रामविलास पासवान जी को इग्नोर किया गया। उसके बाद चिराग पासवान का फैसला था कि एनडीए के साथ जाया जाए और 2014 में एनडीए की सरकार बन गई। इसका मतलब है कि राजनीति को भांपने में चिराग पासवान भी शानदार प्लेयर हैं और ऐसा नहीं है कि वो राजनीति को नहीं भांप रहे हैं। तो जिस तरह से मुस्लिम नाराज हैं, वक्फ बोर्ड बिल पर उन्होंने विरोध किया, जिस तरह से एससी एसटी वर्गीकरण का विरोध किया और जिस तरह से चिराग पासवान ने
बाबा साहब के मुद्दे पर अभी तक तो चुप्पी साध रखे, लेकिन उनको पता है कि उनका अपना ही समाज इस नजरिए से बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि समय आने पर चिराग पासवान भी कोई बड़ा फैसला लेने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी भी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी है, 5 उनके सांसद हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इन्हीं पर सरकार टिकी है। 16 सांसद जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू के हैं, 5 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान के हैं, 12 सांसद जो हैं वो नीतीश कुमार के हैं। अब मैं बात करूंगा नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर माने जाते हैं। सोचिए, 42 विधायक के दम पर यूपी में मुख्यमंत्री बने रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। और नीतीश कुमार लगातार एनडीए के पाले में और यूपीए के पाले में आते जाते रहे हैं। उनको राजनीति का जानकार कहा जाता है। 2 बार वो अपनी पार्टी को टूटने से बचा चुके हैं। नरेंद्र मोदी का रथ भी 2014 में नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो 2015 में लालू यादव के साथ गठबंधन करके बिहार को नीतीश कुमार ने बचा लिया था। वो मुख्यमंत्री बने, लालू यादव से तलखी बढ़ी, वो फिर बीजेपी के साथ चले गए लेकिन रहे मुख्यमंत्री। उसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, स्थिति जरूर खराब हुई लेकिन वो रहे मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर वो लालू यादव के साथ आ गए और बीजेपी को नकेल कस दिया था, इंडिया गठबंधन की नींव डाल दी थी। अगर आज नीतीश कुमार यूपीए में होते, इंडिया गठबंधन में होते, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते, क्योंकि कहां 400 पार का नारा दे रहे थे और उनका रथ जो है वो 241 पर ही रुक गया। अब मान लीजिए बिहार के 25 सीट और घटा देते 2041 में से, तो आंकड़ा जो है वो 2015 पर सिमट जाती। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं था। तो नीतीश कुमार को पता है, आज भी नीतीश कुमार ने मौका नहीं खोया है। वो पकने देते हैं चीजों को, लगातार वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हैं। अभी भले 12 सांसद है, लेकिन क्या पता कल कोई चमत्कार हो जाए और 12 संसद वाला, चूंकि नीतीश कुमार 4थी बार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल का टर्म पूरा हो जाएगा, इससे पहले प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा जग जाहिर है। तो क्या पता राजनीति में कब कल क्या हो जाए। न तो कोई यहां दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। राजनीति मैथमेटिक्स है, हिसाब किताब है, गणित है, जोड़ घटाव का खेल है। और मैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है, जिस दिन बीजेपी पर यह हनक सवार हुआ कि यह मोदी सरकार है या बीजेपी की सरकार है, उस दिन मुश्किलें बढ़ जाएगी। बीजेपी को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये एनडीए की सरकार है। इसमें जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी है, अनुप्रिया पटेल भी है, नायडू भी हैं। और एक चूक ये भारी पड़ेगा, वक्फ बोर्ड बिल हो या बाबा साहब का अपमान हो। लगता है कि कहीं उनके गठबंधन के जो बहुजन लीडरशिप वाले दल हैं उनको मौका न दे दे पाला बदलने का। ऐसे में इस सरकार के अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 4.5 साल का लंबा वक्त है। और जिस तरह के फैसले बीजेपी ले रही है, खासकर वक्फ बोर्ड का बिल हो, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार, नायडू या चिराग पासवान मुस्लिम नाराजगी तो नहीं झेल पाएंगे। उनका वोट बैंक रहा है, खासकर नीतीश कुमार का वोट बैंक जरूर मुस्लिम समाज रहा है और वो इतना बड़ा फैसला लेते समय जरूर सोचेंगे। दूसरा, बाबा साहब का मुद्दा जो है, अपमान का जो मुद्दा है, वो आड़े आ रहा है। इस देश में 20 से 25% एससी समाज के लोग हों, ओबीसी के लोग हों। अब जाति जनगणना का बड़ा मुद्दा है जो नीतीश कुमार इसके पक्षधर रहे हैं। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा उनका डिमांड रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, 6 महीना देखते जाइए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अमित शाह को अब जिस तरह से बाबा साहब का अपमान हो गया है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर जरूर चिराग पासवान, नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, गंभीरता से विचार कर रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार ये मझधार में फंसी हुई सरकार है। अब बीजेपी इस सरकार को अगर चाहे कि इन लोगों के बदलने के बाद अगर सवन लीडरशिप वाली कोई पार्टी उनके पक्ष में आ जाए, तो वो एक ही सूरत दिखता है, वो है ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी अगर एनडीए में आती है तो ही सरकार बच सकती है, लेकिन सवाल है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा। पश्चिम बंगाल में वैसे भी ममता बनर्जी प्रो मुस्लिम सरकार है, मुस्लिम वोट से चुनाव जीत कर आती है। इतना बड़ा आत्मघाती फैसला तो वो नहीं करेंगी, और आसपास और कोई ऐसा दल नहीं दिख रहा है जो नया पार्टनर बनने के लिए तैयार हो। हां, शिवसेना की एक संभावना बन सकती है, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे अपने दाग भूल जाएंगे? तो बीजेपी के पास दो ही पार्टनर के ऑप्शन है नए, एक शिवसेना और एक ममता बनर्जी, और वो दोनों लगता नहीं है कि वो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी 6 महीना हुआ है, खेल तो अभी शुरू होगा, देखते जाइए। तो इस सरकार की गारंटी कौन लेगी, आप लोग बताइए। क्या ये सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।